आएगा गजब नतीजा अखबार देख लेना, कि आएगा गजब नतीजा अखबार देख लेना, इस बार मेरी कलम का रफ्तार देख लेना। तुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा, तुम्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा, रिजल्ट मेरा तुम एक बार नहीं बार बार देख लेना। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, जो भी हमारे चैनल फिजिक्स बिहार से जुड़े हुए हैं, हम आपका अपना केमिस्ट्री गुरु राज सर आज लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव का महासंग्राम में से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं आज के सेशन में, आज के लेक्चर में। तो आप लोग अपने जो भी भाई है, बंधु हो, आपके फ्रेंड सखा जो भी इतने हैं, सभी को वीडियो को शेयर कर दीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल फिजिक्स बिहार से। चलिए पहली बात हम लोग करने वाले हैं कि हमारे पास में क्या है कि निम्नलिखित में किसका बंधन ऊर्जा सबसे अधिक होता है। देखिए आकार पर अगर चलेंगे हम लोग, आकार क्या कहता है, आकार क्या कहता है, अगर इस पे हम लोग चले तो थोड़ा डाउट हो जाएगा। क्या डाउट होगा सर, आकार पे क्या दिक्कत होगा सर? आकार पे दिक्कत ये होने वाली है बुआ कि आकार ऑक्सीजन का छोटा होता है सल्फर की तुलना में। तो ऑक्सीजन का बीच का मतलब आकार छोटा है तो बॉन्ड मजबूत होना चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन में लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन का जो है ना बुआ, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन का खेल बहुत ज्यादा है प्रतिकर्षण, इसलिए इसका आकार जो है मतलब आकार इसका छोटा है, पर इसका बंधन मजबूत नहीं होता है। और सबसे अधिक अगर बंधन मजबूत किसी का होता है ना तो वो सल्फर का होता है। किसका बुआ होता है? सल्फर का होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या बी जो है इसका करेक्ट होने वाला, ऑप्शन संख्या बी जो है करेक्ट होने वाला, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न जब हम लोग आएंगे, निम्नलिखित में कौन सा आयन रंगहीन है? देखिए रंगहीन निकालने के लिए बाबूरे हमेशा हम एक बात आप लोग को कहते हैं, क्या कहते हैं कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर लीजिए। यहाँ पे ध्यान रखिए 4s1 3d10 होता है, ए को कैंसिल होगा, डी में आपका इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? डी में इलेक्ट्रॉन आपका रंगहीन, हाँ डी में इलेक्ट्रॉन 10 गो है, मतलब क्या सभी इलेक्ट्रॉन जुड़ा में है। जब भी इलेक्ट्रॉन जुड़ा में होगा तो क्या होगा हमारा? ये आपका अनपेयर होगा। क्या होगा हमारा? अनपेयर होगा। सॉरी जुड़ा में होगा तो क्या होगा हमारा? रंगहीन होगा। क्या होगा? रंगहीन होगा। मतलब ऑप्शन क्या ए जो हमारा करेक्ट होने वाला है। अगला प्रश्न पत्र हमारे पास में है कि Ni4 में निकेल का प्रसंकरण कितना होता है? तो ध्यान रखिएगा, देखिए कोऑर्डिनेशन संख्या कितना है? 4 है। कोऑर्डिनेशन संख्या कितना है? 4 है। 4 के लिए sp3 क्या होता है हमारा? sp3 क्या हमारा? सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होने वाला है। sp3 का हमारा सी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। चलिए 4 क्वेश्चन में आते हैं कि K3 FeCN6 का आईयूपीसी नाम लिखने के लिए कह रहा है। तो ध्यान रखिएगा आईयूपीसी नाम कैसे हम लोग लिखेंगे। पहले ऑक्सीजन संख्या इसका 3 निकलेगा, ध्यान रखिए 3 कहाँ है? यहाँ 3 है। चलिए यही आपका करेक्ट होगा। क्या होगा हमारा? डी नंबर जो है पोटासियम हेक्सा साइनोफेरेट ही हमारा करेक्ट, क्योंकि ऑक्सीजन संख्या 3 और 3 हम लोग मैच कर लेंगे। ऑप्शन संख्या जो हमारा डी करेक्ट होने वाला है। CrNH3 जो है 4Cl2 में लिगेंड कौन कौन है? Cl2 है और NH3 है। NH3 और Cl2 दोनों हमारा क्या लिगेंड है? ग्लूकोस्ट के अंदर जो होते हैं वो लिगेंड होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे। अगला प्रश्न पत्र हमारे पास में क्या आने वाला है, देख लीजिए 6 नंबर में PTH2C4Cl में PT का ऑक्सीजन संख्या, बाउरी ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि इसका 0 होता है, 0 एक होता है -1 गुणा 3 से किया -3 और प्लस की इस पर आएगा तो प्लस का इस पर आएगा तो कितना हो जाएगा? हाँ लेकिन ध्यान रखिए ये निगेटिव चार्ज ऊपर में लगा हुआ है ना, तो देखिए प्लस आ गया इधर आपका, देखिए पीटी है ना, पीटी के बाद हमारा C2H4 है Cl3 में, है ना, बराबर -1 है, एक एक्स मान लेंगे, एक 0 हो गया, एक -3 हो गया, बराबर -1 हो गया, एक्स बराबर हो गया -1 और +3 बराबर कितना गया? +2, कितना होगा? +2। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन करेक्ट होने वाले हैं। अगले प्रश्न पत्र की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 7 की बात करते हैं। इथिलीन डायमीन है, इथिलीन डायमीन क्या होता है? और इथिलीन डायमीन EN होता है। EN क्या होता है हमारा? NH2 CH2 फिर CH2 फिर आपका NH2, ये इथिलीन डायमीन है, जो कि इथिलीन डायमीन जो होता है बाइडेंटेड लिगेंड, द्वि क्या होगा हमारा? द्विदंतुर लिगेंड। क्या होता है? बी में हो गया हमारा 7 का बी, द्विदंतुर लिगेंड होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 8 का निकेल का हमारा जो है निकेल का कह रहा है ऑक्सीजन संख्या ज्ञात करना है इसमें, तो ये 0 हो गया, मतलब ये क्या हो गया? 0 हो गया, मतलब बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो गया। बी जो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया। ठीक है, बी आ गया। K4F6CN का 6 जो है किस प्रकार का मतलब लवण है, ये पूछ रहा है हमसे। तो ये हमारा ध्यान रखिएगा जटिल लवण है। कौन सा लवण है? जटिल लवण है। बी जो हमारा करेक्ट होने वाला है ना। तो एक छोटी सी लाइन सुनिएगा कि कभी सुबह याद आते हो तो कभी शाम याद आते हो, और कभी कभी इतना याद आते हो कि आईना हम देखते हैं और याद तुम आते हो। हमने क्या कहा कि कभी सुबह याद आते हो तो कभी शाम याद आते हो, कभी कभी इतना याद आते हो कि आईना हम देखते हैं और नजर तुम आते हो। ठीक है, हमारे बच्चे जितने हैं सभी नजर हमें आते हैं कि उनका रिजल्ट कैसा जाने वाला है? बेहतर होने वाला है। ठीक है ना। चलिए अगर हम लोग बात करेंगे 10वें क्वेश्चन की बात करेंगे कि पोटास एलम फिटकिरी K2SO4 इंटू
Al2SO4 का थराइस 24H2O में फिटकिरी जो पोटासियम है उस वो क्या है हमारा, वो एक प्रकार का जो है द्विक लवण है। क्या हमारा द्विक लवण है। ए आपका ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। इससे पहले का बोल जटिल लवण था, ये द्विक लवण है। ठीक है, हमारा है K3 आपका जो है Cr C2O4 का थराइस है। 3 3 6 में से 3 गया तो 3 होना चाहिए। 3 जो ऑप्शन में, 3 यहाँ ऑप्शन में है। ठीक है, अब क्या रहा कि पोटासियम ऑक्सोलेटो और क्रोमेट है ना, क्रोमेट ऑप्शन संख्या जो है ये करेक्ट होगा। ट्राई ऑक्सोलेटो क्रोमेट, ये सी करेक्ट है हमारा। ऑप्शन कौन करेक्ट है हमारा, सी जो है करेक्ट है ना। ऑप्शन संख्या सी हमारा जो है करेक्ट होने वाला है इसका नाम। सर कैसे पकड़े हम, सर हम ऐसे पकड़े कि 3 दूना 6 होता है इसका, है ना, 6 में 3 गया तो 3 हमारा ऑक्सीजन संख्या होना चाहिए था। और साथ में हमने कैसे पकड़ा, हमने ये बताया आपको कि जो है माइनस में है, ये कहाँ है हमारा, ये प्लस हो गया पार्ट, ये पूरा माइनस हो गया, और क्रोमियम माइनस में हो तो क्रोमियम ने क्रोमेट लिखा था, क्या लिखा था, क्रोमेट लिखा था। चलिए अगले प्रश्न पत्र की हम लोग बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आने वाले हैं, क्वेश्चन संख्या जो है हम लोग 12 पे आते हैं। कहाँ आते हैं, 12 नंबर पे आते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि हीमोग्लोबिन संकुल में लवण होते हैं। हीमोग्लोबिन संकुल जो होते हैं उसमें पाए जाते हैं लोहा, क्या पाए जाते हैं, लोहा, आयरन होता है। आयरन का जो है ना 26 परमाणु संख्या होता है, 4s2 3d6 होता है ना। आयरन हमारा जो है पाया जाता है हीमोग्लोबिन के अंदर। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पत्र की हम लोग बात करेंगे। अगला क्वेश्चन जो है आप ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है कि हाँ, आयरन में पाया, लोहा पाया जाता है हीमोग्लोबिन के अंदर। हो गया हमारा। अगला हमारा कि NiCO4 में निकेल का ऑक्सीजन संख्या बोले, इसका संख्या जो है 0 होता है। क्या होता है, 0। ऑप्शन जो है हमारा सी करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन क्या हमारा सी करेक्ट जो है होने वाला है। 14 में आते हैं हम लोग। Ti जो है मैग्नेटिक मोमेंट, इसके यौगिक इतना Bm है। ध्यान रखिएगा कि जब भी इतना बोर मैग्नेट्रॉन की बात कर रहा है, मतलब इसमें √3 की बात कर रहा है, √3 की बात कर रहा है। अब ऑक्सीजन का संख्या कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, प्लस में 1। जब प्लस में 1 होगा ना, मानिए प्लस में 1 होगा तो 1 और 1 प्लस 2 हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, √1 और इसका 3 से गुना हो गया हमारा कितना, √3, और √3 हमारा जो है 1.73 के बराबर होता है। मतलब ऑप्शन संख्या ए जो है करेक्ट होने वाला है। 15 में हम लोग आते हैं। 15 निम्न में किसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, बाबू ध्यान देखिए, मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम कहाँ पाया जाएगा, B12 में कोबाल्ट मिलता है। क्या मिलता है, कोबाल्ट मिलता है। ठीक है ना। हीमोसाइनिन में Fe मिलता है। क्या मिलता है, Fe मिलता है। क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं। क्लोरोफॉर्म जो होता है हमारा पर्णहरित, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, पर्णहरित। कहाँ मिलता है हमारा, ये हरे पेड़ पौधे में। क्या मिलता है, हरे पेड़ पौधे में मिलता है। भोजन के लिए, भोजन बनाने के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है ना। तो इसमें क्या पाया जाता है, हमारा मैग्नीशियम पाया जाता है। यानी ऑप्शन संख्या जो है ए करेक्ट होने वाला है। क्या होगा हमारा, ए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 16 की बात करते हैं। निम्न कौन सा लिगेंड बंधन समावेशिता को दर्शाता है। ध्यान रखिएगा, बंधन समावेशिता होता है मतलब क्या, दो अलग अलग परमाणु जो है जुड़ने का काम करे। NO2 जो हमारा, ये हमारा ONO के रूप में भी जुड़ सकता है। ठीक है, NCN जो है NC के रूप में जुड़ सकता है, आपका NCS के रूप में जुड़ सकता है। मतलब तीनों जो है हमारा कहीं ना कहीं लिगेंड बंधनी समावेशिता है। मतलब ऑप्शन संख्या डी जो हमारा करेक्ट होगा। क्या होगा हमारा, डी करेक्ट होने वाला है। चलिए 17 में आते हैं। 17 में क्या आएंगे हम लोग, उप सहसंयोजक यौगिक, K3FeCN6 का IPC नाम लिखना है। फिर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3 है प्लस में, यहाँ पर 6 माइनस में, 3 आना चाहिए। 3 देखिए यहाँ पर और यहाँ पे है, और ये माइनस वाला के अंदर तो फेरेट आएगा। इसका क्या आएगा, फेरेट। ऑप्शन संख्या जो है बी करेक्ट। पोटासियम हेक्सा साइनोफेट, पोटासियम हेक्सा साइनोफेट। पकड़ने का ट्रिक है, वो ट्रिक है ना, जो रटना चाहते हो उसका ट्रिक हो गया। क्या हो गया कि यहाँ पर 3 है प्लस में, यहाँ पर माइनस में 3 है, 3 आएगा हमारा ऑक्सीजन संख्या। और Fe जब माइनस के अंदर होता है तो फेरेट लिखते हैं। ठीक है ना, ये रटने का तरीका है, रट्टा मार सकते हैं इससे। 17 के बाद 18 में आते हैं। K4FeCN का 6 में Fe का प्रसंस्करण ज्ञात करके कर रहा है। 6 है, 6 ध्यान रखिए, 6 जब रहे ना आपको, और प्रबल लिगेंड रहे, कौन सा लिगेंड रहे, प्रबल लिगेंड रहे, तो अगर 6 हमारा कोऑर्डिनेशन DsP3 होता है, D2sp3 का हमारा सी में करेक्ट आंसर होगा। सी क्या होगा हमारा, करेक्ट होगा। इसका जो संरचना है होगा हमारा ऑक्टाहेड्रल। क्या होगा हमारा, ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय। क्या होने वाला है, अष्टफलकीय होने वाला है। 19वें क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। 19वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्न कौन सा ऋणात्मक लिगेंड है। ऋणात्मक लिगेंड की अगर बात कर लेते हैं, 19वां क्वेश्चन का हमारा है ऋणात्मक लिगेंड की बात अगर कर लेते हैं तो ध्यान रखिएगा, NO उदासीन लिगेंड हो गया, उदासीन है ना। CO उदासीन लिगेंड, F माइनस, ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ये भी उदासीन होता है। EN क्या होता है, उदासीन होता है। ऑप्शन संख्या जो हमारा है सी करेक्ट होने वाला है। बीच में निम्न सबसे अधिक अस्थायित्व किसमें पाया जाता है। अस्थायित्व की बात कर लेते हैं कि अस्थायित्व कौन सबसे अधिक हो गया, तो ध्यान रखिएगा स्टेबिलिटी की बात करते हैं, जिसका आकार छोटा होता है। जिसका आकार क्या होता है, छोटा होता है। आकार छोटा किसका हो गया हमारा, आकार छोटा जो है, आकार छोटा की बात कर रहे हैं तो आकार छोटा किसका होगा हमारा, NH3 में होगा। किसका होगा, NH3 में। NH3 क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि आकार इसका छोटा होता है इसके सबकी तुलना में। अगला हमारा निम्नलिखित कौन सा संक्रमण, निम्नलिखित में कौन सा संक्रमण धातु अधिक ऑक्सीकरण संख्या दिखाता है, तो मैंगनीज वो इसका आंसर होगा। क्या होगा, मैंगनीज।
मैग्नीज होता है, मैग्नीज 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 का हाईएस्ट जो होता है +7 तक जाता है, +7, और क्रोमियम का हाईएस्ट +6 तक जाता है, जो कि आपको ये दोनों सबसे अधिक दिखा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन है हमारा, मैग्नीज है। सबसे अधिक कौन हमारा, मैग्नीज आने वाला है, ठीक है। ऑप्शन संख्या जो हमारा बी करेक्ट होगा। किसी संक्रमण तत्व जो है एक्स है, एक्स है, कोई हमारा एक्स है, एक्स +3 इसके ऊपर ऑक्सीजन संख्या का विनाश है ना। और ये निकालने के बाद 3d4 हो रहा है, क्या ना 3d4 हो रहा है, तो कह रहा है एक्स परमाणु क्या होगा, ध्यान रखिएगा एक्स परमाणु क्या होगा, तो आपको ध्यान रखिए क्या कह रहा है, +3 ऑक्सीकरण संख्या है, विन्यास हमारा 3d4 हो रहा है, एक्स परमाणु क्या होगा, कौन होगा, ध्यान रखिए आपका पास में जो है 25 पर कौन होता है, मैग्नीज होता है, कौन होता है, मैग्नीज। मैग्नीज क्या होता है, 4s2 और 3d5 होता है ना। ये कट गया, ये 3d4 बच गया, क्या बच गया 3d4, यानी 25 होगा इसका आंसर, क्या होगा हमारा 25 होगा, ठीक है, करेक्ट हो गया हमारा। फिर अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, बाह्यतम विन्यास किसका, अब ये बताएं ये बाह्यतम विन्यास किसका, लोहा का, किसका, लोहा का है ना। 4s2 और 3d6 किसका होता है, आयरन का, लोहा का, आयरन का, लोहा का, लोहा का। और लोहा कहाँ पाया जाता है, हीमोग्लोबिन के अंदर, कहाँ मिलता है, हीमोग्लोबिन के अंदर, एक प्रकार का संक्रमण तत्व है ये, ठीक है। 26 में निम्न कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है, बाबू ध्यान रखिएगा, हमने पहले भी कहा है आपको कि Cr का, Zn का और सर Al का, ये तीनों का जो ऑक्साइड होता है उभयधर्मी होता है। ऑप्शन संख्या जो है आपका ए करेक्ट होने वाला, क्यों होगा, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ए नंबर। 25 में आते हैं, निम्न में कौन सा समूह का सिक्का धातु कहा जाता है, सिक्का धातु मतलब आपको जो है सिक्का बनाने काम आता है, AgAu है ना, और Cu जो है हमारा सिक्का धातु के रूप में काम आते हैं, AU Ag और Cu। अब आगे देखिएगा, अम्लगम में आवश्यक होते हैं, अम्लगम में जो होता है ना, मरकरी का होना बहुत जरूरी है, मरकरी, पारा जो है, पारा एक प्रकार का धातु है, और एक ऐसा धातु है जो कौन सा अवस्था, द्रवस्था में पाया जाता है, पारा एक और धातु है जो कौन सा अवस्था, द्रवस्था में पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पत्र की बात करते हैं, 27 में आते हैं, निम्न में कौन सा तत्व उभयधर्मी ऑक्साइड होगा, हमने आपको कहा है ना कि जिंक हो गया आपका, एल हो गया आपका, Cr हो गया, ये क्या हमारा उभयधर्मी ऑक्साइड है, ठीक है ना, उभयधर्मी ऑक्साइड है, ठीक है ना, ये उभयधर्मी ऑक्साइड हो गया। 28 में आते हैं, निम्न में कौन सा एक द्वितीयक संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है, द्वितीय की बात कर रहा है, मोलिब्डेनम, चांदी, प्लेटिनियम और जर्कोनियम। देखिए इसका ट्रिक आपको याद करना चाहिए, ट्रिक क्या होता है आपका, देखिए उसे प्लेटिनियम में होगा, है ना, प्लेटिनियम होता है निगाह पढ़ाए पंडित, है ना, ये हमारा ग्रुप कौन संख्या मतलब तृतीय का होगा, किसका होगा, तृतीय का होगा, तो ऑप्शन संख्या जो हमारा सी करेक्ट होने वाला, सी क्या होगा, करेक्ट होगा। 28 को 29 में आते हैं कि CrH2O का 4Cl2 संकुल में Cr की ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, देखिए बोला इसका 0 हो गया, इसका 0, इसका -2 और बराबर में +2 है, अब इधर +1 है, तो ये हो जाएगा हमारा +1 और +2 कितना 3 हो जाएगा, +3 होने वाला है, ठीक है, डायरेक्ट निकालिए, ठीक है ना, क्वेश्चन को डायरेक्ट से डील कीजिए। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि FeCO5 में सही संरचना क्या है, FeCO5 की सही संरचना क्या है हमारा, तो ये हमारा होता है त्रिकोणीय द्विपिरामिड, क्या होता है हमारा, त्रिकोणीय द्विपिरामिड होता है, क्योंकि 5 है इसमें, कोऑर्डिनेशन क्या है 5 है, 5 के लिए होता है sp3d होता है, जो कि हमारा होता है त्रिकोणीय द्विपिरामिड होता है, क्या होता है, त्रिकोणीय द्विपिरामिड होता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, है ना, हम लोग जो है और ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, आज छोटी सी क्लास इसलिए है तो थोड़ा हमें कहीं जाना भी है, और हमने इसलिए वीडियो शूट कर मतलब दे दिया है आपको कि आप लोग को लगे कि हाँ कंटिन्यू सर आ रहे हैं, ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, बस हम लोग बात करेंगे अगले दिन का है। तो एक छोटी सी लाइन बोल देते हैं आखिरी में, ठीक कि आखिर तो फंस गया हूं मैं, आखिर तो फंस गया हूं मैं उसके सवालों में, है ना, मैं पहली बार पकड़ा गया हूं इतना सालों में, कि आखिर तो फंस गया हूं मैं उसके सवालों में, मैं पहली बार पकड़ा गया हूं इतने सालों में, कंगन तेरे कमाल के हैं, झुमके हैं तो लाजवाब है, कितनी हसीन लगती हो कश्मीरी सालों में। चलिए तो हमारा जो है आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, जय हिंद जय भारत। उन ऑब्जेक्टिव को कराने के लिए हम लोग आए हैं, तो आप लोग हमारे इस चैनल अस्मिता स्टडी क्लास से जुड़ जाइए, ठीक है, और मैं आपका अपना गुरुराज सर, आज से हम लोग जो है मॉडल पेपर के पहले ऑब्जेक्टिव का करेंगे पूरा क्लियर, तब जाके सब्जेक्टिव को हम लोग क्लियर करने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कौन सा दोष का घनत्व घट जाता है, कौन सा ऐसा दोष है जिसमें घनत्व क्या होता है, घट जाता है। तो ध्यान रखिएगा, शॉर्टकी दोष में घनत्व घट जाता है, क्योंकि शॉर्टकी दोष में जो हमारे धनात्मक और ऋणात्मक मतलब धनायन और ऋणायन जो होते हैं आपका आयन, दोनों क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं, इसलिए शॉर्टकी दोष आंसर सही होने वाला है। सबसे असममित क्रिस्टल प्रणाली किसका है, घनीय, षटकोणीय, त्रिनताक्ष और विषम लंबाक्ष। सबसे अगर असममित क्रिस्टल प्रणाली कहा जाए प्रणाली तो त्रिनताक्ष का है, किसका है, त्रिनताक्ष का जो है सबसे ट्राइक्लिनिक का होता है।
कह रहा है कि यदि एकक कोशिका की कुल परमाणुओं की संख्या 4 है तो x के स्थान पर क्या आएंगे। देखिए x के स्थान पर क्या आएंगे ये पूछा जा रहा है आपसे। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होता है, डी जेड एम बाय ए क्यू एन ए, है ना। ये 4 और ये m, ये 4, z का मान कितना हो गया 4, तो 4 और ये m यानी 4m कितना हो गया हमारा 4m आएंगे। क्वेश्चन समझिए फिर से क्या कर रहा है कि आपका क्वेश्चन कह रहा है आपके पास में, क्वेश्चन कह रहा है आपके पास में, समझिए फिर क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिए। एक एकक कोशिका में कुल परमाणुओं की संख्या 4 है, z का वैल्यू 4 दे दिया है, z वैल्यू कितना दे दिया है 4, और कह रहा है कि x जो है फॉर्मूला क्या होता है डी जेड एम बाय ए क्यू इंटू एन ए, z का वैल्यू 4 हो गया और यहाँ पर m नहीं है तो मतलब 4m के बदला जो है x को रखा गया है, तब जाके ये फॉर्मूला बना है, यानी 4m इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। कह रहा है कि जैव अणुओं की मोलर द्रव्यमान की गणना करने के लिए निम्नलिखित में किस अनुसंख्यक गुणधर्म का हम लोग उपयोग करते हैं। अगर बात कर लेते हैं कि मोलर द्रव्यमान की गणना करना है, वो भी जैव अणुओं की, किसकी, जैव अणुओं की मोलर द्रव्यमान की गणना करना है, तो उसके लिए हमेशा ध्यान रखिएगा प्रासरण दाब की हम लोग क्या करते हैं गणना करते हैं, प्रासरण दाब की गणना कर जो है हम लोग अणुओं का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। निम्न में किस जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे अधिक होगा। सर आयन को चेक कीजिए, यहाँ Na प्लस OH माइनस, 1 प्लस 1 माइनस मतलब 2, यहाँ चेक कीजिए तो Na प्लस SO4 2 माइनस मतलब 3 गो, यहाँ चेक कीजिए तो NH4 और NO3 मतलब 3 गो, यहाँ चेक कीजिए K प्लस और NO3। आयन ज्यादा कहाँ है हमारा, तो यहाँ देखिए यहाँ पर प्लस 1 माइनस 1 मतलब 2, प्लस 1 माइनस 1 मतलब 2, प्लस 1 माइनस 1 मतलब 2, तो यहाँ पर कितना हो गया आपका 1 और 2 3, मतलब हमारा करेक्ट क्या होगा, हमारा ऑप्शन संख्या सी जो है करेक्ट होने वाले हैं, ऑप्शन संख्या सी जो हमारा करेक्ट होने वाला है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी तक आपको कोई डाउट नहीं आया होगा, अगले प्रश्न पत्र की हम ओर जाएंगे, ठीक है, अगले प्रश्न पत्र की ओर हम लोग जब जाएंगे तो देखिए यहाँ पे आ रहा है 6 नंबर प्रश्न, ठीक है। चलिए 6 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। प्रश्न पत्र को समझिएगा क्या कर रहा है कि KCl, NaCl और K2SO4 के लिए वान हाफ गुणांक क्या होगा। तो सर इधर हम यूज कर सकते हैं ना, इधर हम लिख सकते हैं देखिए सबसे पहले तो हम लोग करेंगे क्या, आयनों को तोड़ेंगे। देखिए K प्लस, यहां पे लिख सकते हैं K प्लस Cl माइनस 2 आयन, ठीक है, कितना आयन 2 आयन, फिर Na प्लस Cl माइनस फिर 2 आयन, और फिर क्या है K2SO4 K प्लस SO4 2 माइनस, तो यहाँ देखिए यहाँ पर 1 प्लस 1 माइनस मतलब 2, 1 प्लस 1 माइनस मतलब 2, 1 प्लस 2 माइनस मतलब 3, तो 2 2 3, ऑप्शन संख्या जो हमारा है बी करेक्ट है, 2 2 3 इसका आंसर आने वाले हैं। संदर्भता में सर्वाधिक इकाई विलयन के लिए वाष्प दाब के लिए उपयोग किए जाते हैं, मतलब किसका उपयोग वाष्प दाब के लिए अधिक उपयोग किया जाएगा। तो देखिए राउल्ट का नियम ही कहता है, राउल्ट का नियम कहता है कि जो वाष्प दाब होते हैं किसी विलयन का, वो वाष्प दाब डायरेक्टली समानुपाती होते हैं मोल अंश का, किसका, मोल अंश का। तो हमारा क्या सही होगा, ए नंबर हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। देखिए शुद्ध जल की मोलरता, एक एक बच्चों को याद होना चाहिए, शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है 55.5 के बराबर होती है, समथिंग 55.5 का। सेल स्थिरांक की बात करें तो L बट्टा ए होता है, L बट्टा ए होता है, L का हो गया सेंटीमीटर, एक आ गया सेंटीमीटर का स्क्वायर, कट गया ये तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर माइनस 1, सेंटीमीटर माइनस 1, डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाले हैं। चलिए कह रहा है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना होता है। तो देखिए प्लेटिनियम के क्षार में जो है हाइड्रोजन गैस को भर के 1 MHCl की विलयन में जब हम लोग किसी भी विद्युत अपघट्य पदार्थ में डालते हैं किसी भी इलेक्ट्रोड को, तो 0 वोल्ट की धारा उत्पन्न होती है जो कि मानक हाइड्रोजन विभव कहलाती है। तो 0 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर हो गया, कितना हो गया 0 वोल्ट। निम्नलिखित में कौन सा शर्त सेल की सतह प्रक्रम के लिए है। सतह प्रक्रम के लिए आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, जब सतह प्रक्रम की बात करें डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव हो जाता है, डेल्टा जी का वैल्यू क्या हो जाता है निगेटिव हो जाता है ना, डेल्टा भी निगेटिव, और जो
एंथैल्पी हो गया वो पॉजिटिव हो गया। तो ऑप्शन संख्या जो हमारा ए है वो हमारा क्या होने वाला है, करेक्ट होने वाला है। देखिए बाकी सब में डेल्टा जी, हाँ सही है, डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव यहाँ है और यहाँ है, जो कि ई का वैल्यू कभी जीरो हो नहीं सकता है, तो करेक्ट हमारा वही आंसर हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन प्रश्न पत्र की हम लोग बात करें तो हल्का हल्का नीचे हम लोग आ जाते हैं 12 से। चलिए 12 से रुकना चाहिए 12 पे। चलिए अब देखिए बाबू क्या रहा है कि एक मोल पर कितना आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश तो 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होता है, और एक मोल कितना होता है तो 6.022 गुने 10 के पावर 23 होता है। कितना होता है, 23 होता है एक मोल, और गुना करना पड़ेगा इसमें कितना से, 1.6 गुने 10 के पावर -19 से। जब गुणा करके हम लोग आएंगे तो देखिए करेक्ट आंसर हमारा जो यहाँ पर मिल रहा है, देखिए दोनों का गुना कितना, 9 के करीब समथिंग नहीं होगा, 6 को 1.5 से गुना करना है तो 9 नहीं होगा, है ना। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, क्योंकि हमारा 9 के करीब हम लोग को पहुंचना है। निम्न में कौन शून्य कोटि की अभिक्रिया है। शून्य कोटि की अभिक्रिया 13 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में शून्य कोटि की अभिक्रिया कौन होने वाला है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हम लोग N2O5 का अपघटन, N2 और H2 से NH3 बनता है तब शून्य हो सकता है, लेकिन NH3 का क्या करना है, विघटन करना तो नहीं होगा। तुम्हारा करेक्ट क्या है, ए होने वाला है। उत्प्रेरक किस तरह का परिवर्तन लाता है। क्या कह रहा है प्रश्न पत्र कि उत्प्रेरक किस प्रकार की परिवर्तन लाता है। तो हमेशा ऑलवेज ध्यान रखिएगा, उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा सकता है या घटा सकता है ना, और रिएक्शन को करा सकता है। अब कह रहा है कि यहाँ पे कि अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा का परिवर्तन करेगा एंथैल्पी पर, साम्य स्थिरांक पर बिल्कुल नहीं। सक्रियण ऊर्जा का कंसेप्ट यहाँ पे आते हैं, तो अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा में परिवर्तन लाते हैं, ठीक है ना। सक्रियण ऊर्जा को जब अभिक्रिया कोई धीमा चल रहा है, सक्रियण ऊर्जा की वैल्यू को कम करके और रिएक्शन को फास्ट करने का काम करता है उत्प्रेरक। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक, देखिए ये तो आप लोगों को क्लास बताया ही गया होगा। देखिए dr/dt ये ना होता है शून्य कोटि के लिए, यहाँ पर k का निकालना है। तो देखिए इसका हो गया मोल और ये मोल पर लीटर, अब 20 सेकेंड माइनस सेकेंड, तो ये ऊपर जाएगा तो मोले में रह जाएगा, सेकेंड माइनस में और लीटर भी माइनस में। तो कितना हो गया हमारा, कहा गया मोल लीटर -1 सेकेंड -1। ऑप्शन संख्या 15 का एक करेक्ट है। 15 क्या करेक्ट है, ए। शून्य कोटि अभिक्रिया को 100 पूर्ण होने में, शून्य कोटि की अभिक्रिया को 100% पूर्ण होने में लगा समय क्या होगा, तो ए के बराबर होगा। किसके बराबर होगा हमारा, ए के बराबर होगा। अर्धआयुष्काल नहीं, शून्य कोटि की पूर्ण अभिक्रिया पूछ रहा है तो A/K होता है, ठीक है ना, उसका व्यंजक पूरा निकालने में। निम्न किस प्रकार की प्रक्रिया दो प्रावस्था के बीच कोई अंतरापृष्ठीय नहीं होता है। किस प्रकार की अभिक्रिया में जो हमारा दो प्रावस्था के बीच अंतरपृष्ठीय नहीं होता है, क्रिस्टीकरण, विसमांगिक उत्प्रेरण, समांगिक उत्प्रेरक और साधारण। दो प्रावस्था के बीच कोई अंतरपृष्ठ नहीं होता, मतलब सभी, मतलब अभिक्रिया में प्रतिकारक प्रतिफल सब बराबर हो जाए तो उसे समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, समांगी उत्प्रेरण कहते हैं, ठीक है ना। कोई परिवर्तन नहीं, मतलब सब बराबर हो जाए। समझ में आ रहा होगा बात। ये क्वेश्चन संख्या 17 था। हम लोग कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन भौतिक अधिशोषण के लिए एक अनुकूल स्थिति नहीं है। तो देखिए उच्च तापमान का आवश्यकता नहीं पड़ता है। तापमान आपको लो रखिएगा ना तो होता है कि गैसीय अवस्था में अधिशोषण नहीं जाना चाहिए। कोई गैस किसी की सतह पे जमा नहीं होता, तो तापमान बढ़ाने से कोई भी ठोस द्रव में, फिर द्रव से गैस में बदल जाती है। इसलिए तापमान लो रखेंगे ना तो ये हमारा अधिशोषण हो सकती है, क्योंकि हमें द्रव या ठोस को ही क्या करना पड़ता है, अधिशोषित करना पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न पत्र की हम लोग बात कर लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन से हम लोग आते हैं। कह रहा है कि निम्न में सही ढंग का सम्मेलन नहीं है। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो आप मॉड्यूल पर लेके पहला सीट पर जाइएगा, वहां से देख सकते हैं। निम्न के कौन सही ढंग का सम्मेलन नहीं है, तो ध्यान रखिए सही ढंग का, दूध पायसी होता है ना, पनीर जेली होता है, धुंध एरोसोली होता है, कोहरा आपका एरोसोल नहीं होता है। कोहरा क्या होता है, कोहरा हमारा बबूल है, उसमें पानी के अंदर गैस होते हैं, ठीक है। फिर उस कोलाइडी कण का नाम बताया जिसमें दोनों परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम तरल हो, मतलब डीएमडीपी दोनों तरल होगा, उसको पायस कहते हैं। क्या कहते हैं, पायस।
दो अलग अलग धातुओं के परमाणु वाले अयस्क को कॉपर पायराइट कहते हैं, CuFeS2। ये तो रटा क्वेश्चन हो गया हमारा। उच्च शुद्धता वाले टाइटेनियम को प्राप्त करने के लिए उपयोग करते हैं वान आर्केल विधि का। किसका? वान आर्केल विधि का। निम्न में किस धातु का अपचयन निष्कर्षण अपचयन कार्बन के साथ नहीं होता? तो एल्युमिनियम का अपचयन हम लोग कार्बन से नहीं करते हैं, बाकी सब का करते हैं, एल्युमिनियम का नहीं होता है। ठीक है, एल्युमिनियम का नहीं होता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन से उठाना है नहीं। चलिए देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे 24 में कि निम्नलिखित में किस अयस्क की सांद्रण रासायनिक निच्छालन द्वारा किया जाता है? अर्जेंटाइट, जो कि एक प्रकार से किसका अयस्क है? सिल्वर का अयस्क है। किसका? सिल्वर का है। तो निच्छालन में सिल्वर का उपयोग करते हैं। निच्छालन में जो हम लोग सिल्वर का उपयोग करेंगे और या तो एल्युमिनियम का उपयोग करेंगे। ठीक है ना, इन दोनों का करते हैं। प्रगलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अपचयित करना। प्रगलन का मतलब क्या होता है? अपचयित करना। जैसे मान लीजिए कि ZnO है, कार्बन मिलाए तो ये बन गया CO प्लस Zn। Zn में से ऑक्सीजन हटाए मतलब ऑक्सीजन का अपचयन किए हैं, तो वो हमारा किसके द्वारा? प्रगलन के द्वारा। किसके द्वारा? प्रगलन के द्वारा होता है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व पी पाई डी पाई बॉन्ड शामिल नहीं होता? नाइट्रोजन में खासकर डी पाई बॉन्ड शामिल होता है। ठीक है ना, किसमें होता है? तो फास्फोरस के अंदर। किसमें होता है? फास्फोरस के अंदर, क्योंकि डी ऑर्बिटल फास्फोरस में पाए जाते हैं, तो फास्फोरस में पी पाई डी पाई बॉन्ड पाया जाएगा। H3PO3 की क्षारकता कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1। 27% का कितना उत्तर हो गया हमारा? 21। 27 का देखिए कैसे बनता है, आपको बता दें हम। तो P डबल बॉन्ड O, फिर आपका OH, फिर आपका H और H, है ना, ये क्षारकता 1 आया OH का। कितना आया? 1 आया। फिर हम लोग आगे क्वेश्चन की बात करेंगे, अगले प्रश्न पत्र की ओर हम लोग आते हैं। तो प्रश्न पत्र संख्या जो हमारा है ना, वो कितना आ गया हमारा? 27 हो चुका है, 28, 29, 30। ठीक है, 28, 29 से चलिए। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पत्र की ओर आते हैं। प्रश्न पत्र संख्या 28 के ताकि सबसे अधिक क्षारीय कौन होता है? और NH3 होता है। सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा इसमें? NH3 होगा। निम्न में कौन सा विलयन स्टार्च के साथ नीला रंग देता है? ऐसा कौन सा विलयन है जो स्टार्च के साथ नीला रंग देगा? तो I2 का। किसका? I2 का विलयन नीला रंग देता है। ठीक है, नाइट्रोजन की अधिकतम संयोजकता कितनी होती है? 30% की बात करते हैं। नाइट्रोजन की अधिकतम संयोजकता कितनी होती है? तो 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। निम्न में कौन ऑक्सीजन देखिए नाइट्रोजन की सबसे अधिकतम ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है? N2O5 जो बनता है, N2O5, इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीजन संख्या +5 होती है, इसलिए अधिकतम 5 लेके चलेंगे। कौन सा ऑक्सीजन संख्या लेंथेनाइड के लिए सामान्य है? तो +3 क्या है? स्टेबल है, सामान्य है। ठीक है ना। Fe3+ आयन में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? अब देख लीजिए, चेक कर लीजिए। तो 4s2 और 3d6 बनता है ना रे। अब देखिए ये दोनों गोल, इसमें से एक गोल यहाँ 3d5, 5 गो पेयर मतलब 5 को क्या होगा? इसमें अयुग्मित होगा, 5 गो अयुग्मित होगा, ध्यान रखिएगा। कितना होगा? 5 गो। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 4d10 और सॉरी 3d10 4s1। ये बी नंबर ऑप्शन सही है। कौन हमारा सही होगा? बी नंबर जो हमारा करेक्ट है। निम्न में कौन तत्व संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं है? देखिए ब्रोमीन नहीं आता है, तांबा आता है, लोहा आता है, क्रोमियम डी ब्लॉक में आते हैं, लेकिन हमारा ब्रोमीन डी ब्लॉक में नहीं आता है। KMnO4 के निर्माण के लिए प्रारंभिक सामग्री क्या है? KMnO4 का जब हम लोग निर्माण करते हैं, समझे, तो हम लोग MnO2 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, इसी से हम लोग को क्या बनता है? KMnO4 मिलता है। जटिल यौगिक CO इसको बोलेंगे, देखिए ऑप्शन इसका सब लाते हैं पहले। ठीक है ना, सब इसका ऑप्शन लाते हैं उसके बाद। ओ यार उधर ऑप्शन होगा, वैसे हम लिख देते हैं। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा पेंटा एमिनो, फिर क्लोरिडो, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ए नंबर करेक्ट है, यही करेक्ट है। ए नंबर क्या हमारा करेक्ट है? 36 का कौन होगा? ए होगा। ऑप्शन और आए ना आए, है ना, हम तो गर्दा यहीं मचा दिए हैं, तो काहे ऑप्शन पे जाए यार, बाद में आते रहे।
पहला ए करेक्ट हो गया तो हम बाद में खोजेंगे क्या ऑप्शन है, कि पहले सही हो गया, बात खत्म है। ये कह रहा है हमारा क्वेश्चन संख्या अगला मत देखिए, प्रश्न पत्र देखिए, कौन कौन सा सॉलेंट समव्यवस्था का एक उदाहरण है? कौन समव्यवस्था का एक उदाहरण है? यानी समव्यवस्था का उदाहरण कौन सा दे रहा है, ये हमसे पूछ रहा है। तो समव्यवस्था का उदाहरण डी नंबर दे रहा है। कौन दे रहा है? डी नंबर। और यहाँ पे जो लिखा हुआ ना कौन समव्यवस्था, ये सॉल्वेंट लिखा हुआ है, जिसको हम लोग विलायक समव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? विलायक। विलायक समव्यवस्था में जल होना अनिवार्य है। विलायक समव्यवस्था में कौन होना अनिवार्य है? जल होना अनिवार्य है। निम्नलिखित में हेलोएरिन्स है। हेलोएरिन्स मतलब रिंग होना चाहिए, ये हेलोएरिन्स है ना। C6H5Cl, ये हमारा क्या हो गया? हेलोएरिन्स हो गया। ये क्या हो गया? हमारा हेलोएरिन्स हो गया। निम्न में SN2 अभिक्रिया प्रति संगम अभिक्रिया क्रियाशील होते हैं। SN2 के लिए आप ध्यान रखिएगा 1 डिग्री हमारे लिए क्या कहते हैं? ज्यादा आवश्यक है। तो जो 1 डिग्री के मतलब ज्यादा क्लोज 1 डिग्री में होगा वही ना मेथिल ब्रोमाइड। ये देखिए 2 डिग्री है, देखिए बना लेते हैं ना, C अब ब्रोमीन यहाँ पर है, 2 डिग्री नहीं हुआ, जिससे जुड़ा हुआ 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये देखिए ये भी 2 डिग्री है, क्योंकि 2 जब लग गया तब ये ब्रोमोब्यूटेन जो है 1 पे है ना। लेकिन मेथिल ब्रोमाइड जो है हमारा सबसे ज्यादा देता है, ठीक है ना। और है ना, हाँ मेथिल ब्रोमाइड ही आपका आंसर होगा। फिर कह रहा है कि अल्कोहल से एल्काइल हाइड्राइड बनाने के लिए निम्नलिखित किसका उपयोग नहीं करते हैं? अल्कोहल से एल्काइल हाइड्राइड बनाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? HCl Cl2 को प्रयोग करते हैं, ठीक है। PCl5 भी प्रयोग करते हैं और थायोनिल क्लोराइड प्रयोग करते हैं। Cl2 को डायरेक्ट हम रिएक्शन करके नहीं बनाते हैं, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा। डायरेक्ट CO2 से नहीं बनता है। अब ये बनाता है लुकास अभिकर्मक है ना, ग्रोव रिएक्शन देगा। PCl5 का तो आप जानते हैं कि ROH रहेगा ऐसे, फिर PCl कर देंगे ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे काट देंगे, RCl हो गया, HCl हो गया, ठीक है। ये भी हमारा वैसा ही होगा, ROH है, ऐसे दे देंगे, डबल बॉन्ड O देंगे यहाँ पे, ये Cl और ये Cl काटेंगे, बन ही जाएगा। ये भी रिएक्शन देता है, ये A नंबर नहीं देगा। Cl2 से डायरेक्ट रिएक्शन हम लोग नहीं करवाते हैं। एंटीओमर कैसे भिन्न होते हैं? एंटीओमर कहना है कैसे भिन्न होते हैं? क्वथनांक से, ध्रुवीय प्रकाश घूर्णन से, गलनांक से, घूर्णनशीलता से। ये ध्रुवित प्रकाश घूर्णन जो होता है, इससे आप लोग क्या कर सकते हैं? भिन्न कर सकते हैं। निम्न में कौन ईथर निर्माण से संबंधित है? विलियमसन ईथर संश्लेषण। विलियमसन ईथर संश्लेषण जो है ईथर का निर्माण करता है। विलियमसन ईथर संश्लेषण क्या करता है? ईथर का निर्माण करता है। तो ऑप्शन संख्या जो है इसका डी करेक्ट हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग, है ना। विलियमसन ईथर संश्लेषण, विलियमसन क्या नंबर हो गया? चलिए अगले प्रश्न पत्र की बात करते हैं, वो तो बता दिए। विलियमसन ईथर संश्लेषण, आगे चलते हैं तो उसको हटा के चलते हैं। देखिए सबसे आपका है क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मक 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत करता है बिना CC द्विबंधन को प्रभावित किए बिना? का निम्न में कौन सा जो हमारा अभिकर्मक है 1 डिग्री मतलब अल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत करता है? 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में ही ऑक्सीकृत किया जाता है। ऑप्शन में जो है देखिए, ये आपका KMnO4 का जो प्रयोग होता है, 43 में क्वेश्चन है, KMnO4 का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं पता है? KMnO4 का प्रयोग हम लोग करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने में, है। डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। जलीय K2SO4 में डबल बॉन्ड को प्रभावित किया जा सकता है। ये CrO2 एसीटोन विलयन में CrO3 का हम लोग प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? CrO3 का। निम्न कौन सा उत्पाद बनता है जब फिनॉल CHCl3 और NaOH के साथ रिएक्शन करता है? अब इस रिएक्शन का नाम याद कर लीजिए, है ना। कौन सा रिएक्शन था हमारा, ना याद कीजिए तो कमेंट में लिखिएगा याद करके, ठीक है। बहुत बहुत अच्छा रिएक्शन था। ऐसे फिनॉल था, है ना, ऐसे फिनॉल था, OH C ऐसे कैसे लिखने के लिए CH, Cl ऐसे Cl और 3 बार NaOH लेके आना था, 3 बार NaOH NH, है ना। हम बताइए इस रिएक्शन का नाम आपको याद है कि नहीं याद है? आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। 45 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका जो है 45 नंबर का सेलिक अम्ल होगा। कौन होगा हमारा? सेलिक अम्ल होने वाला है ना। थोड़ा इसको अलग कर लेते हैं, ठीक है। सेलिक अम्ल होने वाला है। निम्न में कौन इलेक्ट्रोफाइल नीचे की अभिक्रिया में शामिल है? 45 क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है
अर्थो मेटा पारा होता है ना, तो अर्थो और पारा पे जो जाता है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेवियर करता है, उस पर प्लस चार्ज होना अनिवार्य है। कौन सा चार्ज बोले? प्लस चार्ज होना। ठीक है, हमें लगता है 44% का उत्तर हमने गलती दे दिया है। ठीक है, हम इसको सही करते हैं। रुको पलट, देखिए 44वां क्वेश्चन क्या है हमारा? बेंजीन का रिंग है, ठीक है, ऊपर OH है और CH है, NaOH, फिर हमारा NaOH है, ये NaCl आपको निकल जाएगा, NaCl निकल गया। अब यहाँ पर से जल के अणु निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? जल के अणु निकालना पड़ता है। तो ये यहाँ से आप एगो H, दूगो जल के अणु, ये तो बच गया हमारा एगो O और यहाँ बच गया C और यहाँ पर का H। तो ये हो गया सेलिसल्डिहाइड। देखिए हमको मिस्टेक हो रहा है, ये नहीं बनता है, सेलिसल्डिहाइड बनता है 44 का, सेलिसल्डिहाइड इसका बनता है। निम्न में कौन इलेक्ट्रोफाइल नीचे दी गई अभिक्रिया में शामिल होते हैं? तो नीचे दी गई अभिक्रिया में शामिल होने इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा हमारा? CCl3 का प्रयोग हम लोग करते हैं। किसका? CCl3 का। चलिए अगले प्रश्न पत्र की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है, अगला प्रश्न पत्र जो हमारा जो है ना, कुछ इस प्रकार से है ना, कहा है कि आपको कि निम्नलिखित में कौन सी अभिकर्मक एसीटोन और बेंजल्डिहाइड से अभिक्रिया नहीं करता है? मतलब कौन सा अभिकर्मक ऐसा है जो एसीटोन से और बेंजल्डिहाइड से अभिक्रिया नहीं करता है? ग्रिग्नार्ग रिएजेंट तो बिल्कुल बुआ नहीं हो, तो ग्रिग्नार्ग रिएजेंट सबसे रिएक्शन करे है, ग्रिग्नार्ग रिएजेंट सबसे रिएक्शन करे, हर एक चीज से रिएक्शन करे है। हेलिन विलियन हो सकता है, ठीक है ना, परीक्षण ही खास किए हुए जे नहीं करता है। निम्न में आयोडोफोन परीक्षण देता है। आयोडोफोन परीक्षण के लिए आप लोग याद कर लीजिएगा हम लोग किसका प्रयोग करते हैं ना, बनाए होंगे क्लास में भी आपको बताया गया होगा। आयोडोफोन परीक्षण के लिए तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं? आयोडोफोन परीक्षण के लिए, ठीक है, नहीं करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो नहीं करते हैं किसका उपयोग? पेंटेन 3 ऑन का उपयोग नहीं करता। एथेनॉल इथेनॉल का उपयोग बहुत सारा होता है, ठीक है ना। सबसे अधिक क्षारीय अधिक अम्लीय कौन है? देखिए यहाँ पर F 3 गो है, सिर्फ OH हो गया, Cl 3 गो है, सिर्फ OH हो गया, CH3 ये तो बिल्कुल नहीं होगा, पहले ही हटाइए। Br 3 गो है। अब सबसे अधिक अम्लीय होने का मतलब है कि माइनस I ग्रुप ज्यादा होना चाहिए एक्टिव, तो माइनस ज्यादा I ग्रुप किसका होता है? 48 नंबर। तो देखिए F में और Cl में Br में सबसे ज्यादा F का होता है, नेगेटिविटी ज्यादा इसका है। तो ऑप्शन से क्या करेक्ट क्या होगा हमारा? ए ही होने वाला है। क्या होगा? ए होने वाला है, क्योंकि F का माइनस I ग्रुप ज्यादा एक्टिव होता है। हमारे पास वो क्वेश्चन आ गया है कि निम्न में से किसका P के मान सबसे कम होता है? मतलब वही बात है, क्षारीय गुण का ना, क्षारीय अम्लीय गुण ही P के का मान निकालता है, ठीक है ना। क्षारीय अम्लीय गुण को ही हम लोग को चेक करना है, तो इसका कम होगा क्षारीय गुण। देखो कैसे कम होगा, सर यहाँ पे देखिए सिर्फ OH केवल है, यहाँ पर एक प्लस ग्रुप, यहाँ प्लस ग्रुप 3 गो, यहाँ प्लस ग्रुप आपका 2 गो, तो क्षारीय ज्यादा ई होगा। जहां क्षारीय कम यहाँ पर ये होगा कि क्षारीय ज्यादा कहाँ होता है? जब सबसे अधिक क्षारीय कहाँ होता है? जहाँ प्लस I ग्रुप ज्यादा होता है, और प्लस I ग्रुप ज्यादा कहाँ है आपका? यहाँ पर ये क्षारीय ज्यादा होगा, ये क्षारीय कम होगा, कम कह रहा है। निम्न कौन कार्बोनिल समूह CH2 में परिवर्तित हो जा सकता है? कौन से कार्बोनिल समूह को CH2 में क्या कर सकता है? परिवर्तित कर सकता है? तो इसका होगा B ZnHg और कंसंट्रेशन HCl। निम्न में कौन एक प्राथमिक एमीन है? प्राथमिक एमीन ट्राई मेथिल एमाइन, ट्राई मेथिल तृतीयक हो गया, थर्ड ब्यूटाइल एमान, थर्ड ब्यूटाइल एमाइन नहीं है ना। यहाँ देखिए एन मेथिल मेथेनाइड, मेथिल मेथेनाइड हो गया, 2 हो गया, नहीं एन मेथिल में भी नहीं होगा, यही होगा पहला, ठीक है। निम्न में कौन सा प्रबल क्षार है? प्रबल क्षार होता है 2 डिग्री। कौन होता है? 2 डिग्री। कहाँ है 2 डिग्री बोले? ये हुआ, ये प्रबल क्षार है। 52 का हो गया ए। 2 डिग्री हमारा जगह क्या होता है? क्षारीय होता है। कह रहा है कि हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया निम्नीकरण अभिक्रिया में कौन अंतिम उत्पाद देता है? हाफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया में अंतिम उत्पाद कौन देता है? ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। हाफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया में अंतिम उत्पाद कौन देता है? 43 का ए, एमाइड देता है। कौन देता है? एमाइड। ग्रेवियल थैलेमाइड संश्लेषण में KOH का उपयोग करते हैं। किसका? KOH का। 54 गया होगा हमारा KOH। ग्रेवियल थैलेमाइड अभिक्रिया में किसका उपयोग करते हैं? KOH का। 54 क्वेश्चन क्या हो गया हमारा? ए हो गया, KOH का हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला हम लोग बात करेंगे, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न पत्र की ओर हम लोग आते हैं। ग्रेवियल थैलेमाइड प्रोटीन किसकी इकाई है बुआरे? एमिनो अम्ल की। प्रोटीन किसकी इकाई है? एमिनो अम्ल की इकाई क्या होता है? प्रोटीन होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन C होता है।
पौधे में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण किस रूप में होता है? सेलुलोज के रूप में। पौधा में किस रूप में होता है? सेलुलोज के रूप में होता है। नहीं, ये पौधा का जो है ना, पौधा का ये अथी पे आता है, क्या बोलते हैं इसको, मतलब बाहरी भाग जो होता है ना, पौधा का बाहरी भाग क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति पर आता है ना। इसमें पॉलीसेकेराइड का कौन सा कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है? तो इसका स्टार्च करता है। कौन करता है? स्टार्च करता है। पेट में प्रोटीन का कौन सा एंजाइम है? पेट में प्रोटीन का एंजाइम, प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीन को हम लोग क्या करते हैं? पेप्टोन में बदलते हैं। किसे बदलते हैं? पेप्टोन में। और पेप्टोन बदलने के लिए पेप्सिन एंजाइम का काम करते हैं। निम्न में कौन एक प्राकृतिक बहुलक है? प्राकृतिक बहुलक की बात कर ले तो यहाँ पे होगा स्टार्च। कौन होगा हमारा? स्टार्च प्राकृतिक बहुलक होगा। देखिए जितना चीज पढ़े हम लोग बायोमोलिकुल्स में प्राकृतिक बहुलक हो गया, और जितना पढ़ेंगे मतलब बहुलक में वो हमारा क्या हो गया? कृत्रिम बहुलक मतलब हो गया। ठीक है ना। इनमें कौन थर्मोसेटिंग बहुलक है? थर्मोसेटिंग बहुलक समझ रहे हैं? थर्मोसेटिंग बहुलक आपका एक होता है ताप दृढ़, एक होता है ताप क्या बोलते हैं? शून्यक। ठीक है ना। थर्मोसेटिंग की बात कर रहा है। 60% की बात करा थर्मोसेटिंग। तो बेकेलाइट होता है जिसको हम लोग गला नहीं सकते हैं। ठीक है ना। बेकेलाइट का उपयोग हम लोग करते हैं। निम्न में सह बहुलक कौन है? कौन सा? सम बहुलक। सम बहुलक किसे कहते हैं? एक होता है सह बहुलक, एक होता है सम बहुलक। ठीक है ना। सम बहुलक किसे कहेंगे? जिसमें एक ही प्रकार का क्या होगा हमारा? एक ही प्रकार का मोनोमर होगा। अब चेक कीजिए इसमें एक ही प्रकार के मोनोमर किसमें है? एक ही प्रकार का मोनोमर किसमें? चेक करिए। ठीक है। हाँ देखिए नायलॉन 6 दुगो हो गया, बोना एस दुगो, ब्यूटाडाइन और स्टाइलिन, पॉलीविनाइल पीवीसी। इसमें केवल एक ही प्रकार के क्या होते हैं? बहुलक होते हैं। जिसमें एक प्रकार का मतलब मोनोमर होगा उसे सम बहुलक कहेंगे। जिसमें एक से अधिक प्रकार का मोनोमर होगा उसे सह बहुलक कहेंगे। निम्न कौन? इलास्टोमेयर है। इलास्टोमेयर जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रत्यास्थ कर सकते हैं। तो बुनायन होता है। कौन होता है? बुनायन होता है। कृत्रिम मिठास प्रदान करता है ना। कृत्रिम मिठास मतलब प्रदान करता है। कौन ऐसा चीज है कृत्रिम? देखिए ये सब के सब मीठा है, ये भी मीठा है, ये भी मीठा है। कृत्रिम रूप से प्रदान करता है एस्पार्टम, सुक्रालोज होता है, एस्पार्टम होता है, सक्रीन होता है। ठीक है, तीन गो। दर्द को कम करने के लिए एनाल्जेसिक का हम लोग प्रयोग करते हैं। दर्द को कम करने के लिए एनाल्जेसिक का प्रयोग करते हैं। निम्न खाद्य परीक्षण नहीं है। पैरासीटामोल खाद्य परीक्षण नहीं है, एक प्रकार का दवा है। ठीक है, जो बुखार में काम आता है। कठोर जल में सफाई के लिए कौन सा प्रयोग होता है? कठोर जल में सफाई करने के लिए अपमार्जक का हम लोग प्रयोग करते हैं। किसका? अपमार्जक का, है ना। क्योंकि साबुन कठोर जल में झाग नहीं देता है। साबुन जो है कठोर जल में झाग नहीं देता है। ठीक है, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? अपमार्जक का प्रयोग करेंगे। कह रहा आगे कि निम्न में कौन कथन थे सेल के अक्रिय इलेक्ट्रोड के बारे में है? यह अभिक्रिया भाग नहीं लेता है, नहीं अभी अब चयन के लिए सतह प्रदान करता है, इलेक्ट्रॉन चालन के लिए प्रदान करता है, रिडक्स अभिक्रिया के लिए प्रदान करता है ना। 67 नंबर प्रश्न का उत्तर जो हुआ है ये सी होने वाला है, इलेक्ट्रॉन के चालन के लिए। निम्न में चतुष्कोणीय क्रिस्टल कौन सा है? आप बताइए। ए बराबर बी बराबर सी है, अल्फा बीटा बराबर गामा बराबर जो है नॉट इजिकल टू 90 डिग्री है। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होने वाला है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होने वाला है। ठीक है ना। किसके लिए? चतुष्कोणीय क्रिस्टल के लिए। निम्न कौन एक आदर्श विलयन है? तो आदर्श विलयन मतलब क्या होता है? राउल्ट के नियम में डेल्टा एच का मान भी क्या होता है आपका, है ना। डेल्टा एच का मान मानिए कि डेल्टा जी बराबर 0 हो गया। निम्न कौन ग्राफ शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए के प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए है? कौन सी ग्राफ प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो है आपका सही है? तो वह ग्राफ ऐसे बनता है उसका। ठीक है, ऐसे ये ग्राफ बनता है। ठीक है ना। क्या बनता है ग्राफ? ये बनता है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पे ऐसे ए पे हम लोग लगा सकते हैं लोग। ठीक है, ए कंटिन्यूअस रिएक्शन बढ़ते जा रहा है, कम तो रिएक्शन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में 70 ऑब्जेक्टिव हमारे पास में